क्या आप जानते हैं एयर बैग को इन्फ्लेट करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? क्या वो एयर है? और अगर एयर नहीं है तो इसको एयर बैग बोलते ही क्यों हैं? और भाई साहब ये काम कैसे करता है? आपको अगर इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं then you are at the right place. Hello everyone, this is the Brilliant Engineering Series by 9 Pointer और आज का हमारा टॉपिक है एयर बैग्स। चलिए सबसे पहले फिजिक्स की मदद से समझते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान आखिर हो क्या रहा होता है। जब भी एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी जो है वो जाके किसी चीज से टकराती है यानी कोलाइड करती है तो गाड़ी का मोमेंटम ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन जो ड्राइवर बैठा हुआ है यार वो तो मोशन में ही रहेगा और वो आगे की तरफ स्लाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो वो डैशबोर्ड पे जाके टकराएगा या फिर वो स्टीयरिंग व्हील से टकराएगा। आगे की तरफ जब जाएगा तो वो हिट करेगा ही करेगा। तो ये थी प्रॉब्लम। इसके लिए इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक हम लोग पट्टी दे देते हैं। पट्टी मतलब जो हम लोग बोलते हैं सीट बेल्ट, एक बेल्ट लगा देते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, उसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा बना देते हैं कि आप जब उसको जेंटली पुल करो वो बाहर आ जाए, लेकिन जब आप उसको जल्द से पुल करो तो उस समय पे क्या हो, वो लॉक हो जाए। तो सीधी सी बात थी, उनको अच्छा लगा, सबने अप्लाई कर दिया अपनी कार्स में। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज में आया और एक्चुअल प्रैक्टिस में ही आया तो जब एक्सीडेंट होते थे तो क्या होता था, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप सोचो ये जो है ना, ये चेस्ट का एरिया है, ठीक है, ये नेक है और ये है हेड और ये होने वाला है मेरी काम होने वाली सीट बेल्ट। अब आप सोचो ये पोजीशन है नॉर्मल जब गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव करी और जैसे ही कोलाइड हुआ अब क्या होगा, वो आगे की तरफ जैसे ही जाना चालू करेगा झटके से जल्द के साथ, तो ये सीट बेल्ट जो है उसको रोकेगी ऐसे करके। और ये देखो अभी गर्दन जो नेक और हेड जो है ना, नेक और हेड का एरिया, इस पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप देखना अभी ये देखो इस तरह से कुछ होगा मोशन। और ये जो स्ट्रिप है ना, ये जो बेल्ट है, ये चेस्ट पे इतना लोड लगा रही होती है, जो केसेस है कि रिब्स लोगों की टूट गई, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए। तो भाई इंजीनियर्स को इस बारे में सोचना पड़ा ना कि यार ये चीज़ तो हमने बना दी, हमें लगा ये सॉल्यूशन है, मगर इससे तो और भी नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया, एक नया मैकेनिज्म बनाया सीट बेल्ट का। इसमें उन्होंने क्या ऐड करा, टॉर्जन शाफ्ट, जिसकी मदद से क्या होता था, अब जो गाड़ी है ना, देखो जो अब गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है तो जो बंदा बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ है, वो अब यहाँ पे लॉक नहीं होगा, वो थोड़ा सा झटके के साथ रिलीज करते हुए आगे जाएगा। लाइक रुका यहाँ पे फाइनली रुक गया, लेकिन अभी भी हेड और नेक पे तो सपोर्ट था नहीं, तो अब वो यहाँ पे ना रुके, यहाँ रुका, पहले यहाँ पे ऐसे करके रुक रहा था और अब इस पोजीशन में जब रुकेगा, आप सोचो इस एंगल पे अगर आके रुकेगा तो ये जो मान लो नेक हिंज का काम करने वाला है और ये जो हेड का एरिया है वो क्या पेंडुलम मोशन करेगा। और अब आगे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, स्टीयरिंग व्हील, और ये हेड जाके कहाँ लड़ेगा, स्टीयरिंग व्हील पे हिट करेगा। और अब क्या था यार, अब तो सीधा सर पे चोट आ रही है, तो अब तो आदमी निपटने ही वाला है, ये समझ लो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में काफी समय लगा, लेकिन आखिरकार 1951 और 1952 में, बेसिकली अगर मैं दो ईयर्स के नाम क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ। 1951 में एक जर्मन इंजीनियर थे, वॉल्टर लिंडर, इन्होंने एक इन्वेंशन करी एयर बैग की। इन्होंने अपना पेटेंट उसी समय फाइल करा कि भाई पेटेंट हमें कराना है, अप्लाई कर दिया। उसके बाद 1952 में एक अमेरिकन इंजीनियर थे, जॉन डब्ल्यू करके, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना पेटेंट फाइल करने के लिए डाल दिया। मजे की बात यहाँ पे ये थी दोस्तों, जो अमेरिकन थे जिन्होंने बाद में डाला, उनका अगस्त 1953 में पेटेंट पास हो गया और जो जर्मन इंजीनियर थे उनका हुआ दिसंबर 1953 में। तो अब यहाँ से आपको बताता हूँ कि एयर बैग का नाम क्यों दिया दोनों ने, क्योंकि जो इनका मैकेनिज्म था उसके अंदर पहले तो सेंसर जो था वो स्प्रिंग बेस्ड था और जो इन्फ्लेट कर रहा था गैस, वो यहाँ पे एयर यूज कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने पीछे एक कंप्रेस्ड एयर गैस का सिलेंडर लगाया हुआ था। तो अभी आप समझ आ रहे हैं ना, जो सबसे पहला जो इस एरिया मतलब जो इस तरफ थॉट दिया वो इन दो इंजीनियर्स ने दिया कि एक काम करते हैं कि स्टीयरिंग पे कुछ नहीं कर देते हैं, एयर के थ्रू कर देते हैं, कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं। ये उन्होंने एक डायरेक्शन ऑफ थॉट दी कि आपको इस तरफ सोचना है, तो इसलिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये फेल कैसे हुआ ये बताता हूँ। भाई स्प्रिंग कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था सेंसर, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता था कि कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी डिटेक्ट कर लिया, कभी नहीं कर पाया। कभी ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ भी नहीं, ब्रेक मारा और एयर बैग खुल गया। और एयर बैग दूसरी चीज, ये जो कंप्रेस सिलेंडर था, इससे पूरी तरह इन्फ्लेट होने के लिए एयर बैग को बहुत टाइम लगता था। मतलब जब तक वो खुलता था तब तक सर पहले ही लग चुका होता था आगे, मतलब सर हिट करके चला गया, उसके बाद एयर बैग खुला है। कई बार थोड़ा ही खुल पाया और उतना नहीं खुल पाया जितना खुलना चाहिए, फिर भी जाके हिट कर गया, तो चोट तो आई थी दोनों कंडीशन।
आया ही नहीं। जब भी जितनी बार भी इसके ब्रेक फेल हुए, ये सिस्टम फेल हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी दिन बीते और फिर 1964 में कोहोरी नाम के एक जैपनीज ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि यार दिक्कत क्या है ना, डिले ही तो हो रहा है ना थोड़ा सा, हमें एक काम करते हैं, एयर कंप्रेसर को हटा देते हैं, केमिकल एक्सप्लोजन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फट से मतलब कुछ 30 मिलीसेकंड के अंदर इन्होंने जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो बेस्ट रिजल्ट दिया, 30 मिलीसेकंड के अंदर एयर बैग को उन्होंने इन्फ्लेट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, लेकिन अभी भी वो जो सेंसर है ना, स्प्रिंग वाला यूज हो रहा है, उसका कोई बेस्ट सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था। फिर 1967 ये जो एरा है, ये मतलब सब जानते हैं कि एयर बैग के लिए बहुत ज़्यादा ही रिवॉल्यूशनरी था 1967, क्योंकि इस एरा के अंदर क्या हुआ था, जो एलन के ब्रीड हैं, ठीक है, एलन के ब्रीड नाम से 1967 के इंजीनियर थे, इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसमें इन्होंने एक बॉल का यूज किया, जिसको बोलते हैं बॉल इन ट्यूब मैकेनिज्म बेस्ड सेंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इसमें एक साइड ट्यूब होती थी, ट्यूब के एक एंड पे स्टील की बॉल या मेटल की बॉल होती थी, वो मैग्नेट के थ्रू उस एंड पे रेस्ट पे होती थी, और दूसरे एंड पे प्लस माइनस जो सिग्नल एक होता है सर्किट का, प्लस और माइनस, वो ओपन होता था। अब क्या हुआ, जब भी कभी जर्क आता था, यानी जैसे जर्क आया, एक्सीडेंट हुआ, तो वो जो बॉल है, ये जो आप ऐसे समझो कि मान लो ये इस तरफ से गाड़ी जा रही है, बॉल अभी इस तरफ है, ठीक है, और प्लस माइनस इस तरफ है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए ट्यूब का दूसरा एंड इधर है, इस एंड पे रखी हुई है बॉल। गाड़ी जैसे ही हिट करी, बॉल ट्यूब के अंदर क्या हुआ, तुरंत मैग्नेट के इफेक्ट से छूटी और आगे गई, और जाके उसने क्या किया, सर्किट को पूरा कर दिया। जैसे ही उसने सर्किट को पूरा करा, सिग्नल चला गया। अब सिग्नल मतलब ये स्प्रिंग से बहुत ज्यादा क्विक था और ये बहुत ज्यादा जल्दी होता, बहुत सेंसिटिव था। इसके बाद सिग्नल गया, सिग्नल जाने से क्या हुआ, अब इन्होंने वहां की जो मैकेनिज्म थी, कौन सी मैकेनिज्म, जो स्टीयरिंग व्हील पे हो रही है इन्फ्लेट करने के लिए, इन्होंने एयर नहीं ली, इन्होंने वही जो 1964 में कवोरी साहब ने बनाई थी, जापानीज इंजीनियर ने, इन्होंने वो मैकेनिज्म वहां लगा दी कि यार ये तो 30 मिलीसेकंड में ऐसे ही इन्फ्लेट कर दे रहे थे ना, तो बस इन्होंने उसका यूज किया, और उसका यूज करने के लिए अब इन्होंने क्या किया, कौन सा केमिकल लगाया वो बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, जो केमिकल एक्सप्लोजिव चुना, वो चुना इन्होंने सोडियम एजाइड। उन्होंने सोडियम एजाइड को चूज करा, उसका रीजन ये था, उसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी कि अगर 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसको टेम्परेचर मिल गया, तो वो तुरंत सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता था। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, 50 ग्राम यानी 50 ग्राम ऑफ सोडियम एजाइड जो है, वो 70 लीटर तक नाइट्रोजन बना सकता था। तो यार छोटी सी चीज लगानी है और खूब सारा हवा मिल जानी है हमको, इन्होंने उसको यूज कर लिया। अब दूसरी चीज, जो वो सर्किट मैंने बताया था ना प्लस माइनस का, वहां से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है ना, वहां से वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, वो एक पायरोटेक्निक कह लो, पायरोटेक्निक बेस्ड मैकेनिज्म कह लो, कि वो जाता है एक पतले से वायर में, पतले से रेजिस्टिंग वायर में। तो जैसे उस रेजिस्टेंस वायर में जाता है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो रेजिस्टेंस वायर जो है वो 300 डिग्री प्लस का टेम्परेचर देता है, और जैसे ही उसने 300 डिग्री प्लस का टेम्परेचर दिया, तुरंत हमारा जो सोडियम एजाइड है वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे ही गैस में कन्वर्ट हुआ, 30 मिलीसेकंड के अंदर जो है वो जो हमारा एयर बैग है उसको इन्फ्लेट कर देगा, और जान बच गई। ये इनका मैकेनिज्म था। उसके बाद इनका ये जो मॉडल था, इसको कमर्शियल यूज आने में काफी, मतलब कमर्शियली यूज में लाने के लिए काफी टाइम लगा। 1988 के आसपास एक कंपनी ने इनके सिस्टम को अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया। भाई लोगों को बताया हमारी गाड़ी में एयर बैग, अब आपका सर नहीं लड़ेगा और आप जिंदा बच के आओगे एक्सीडेंट में। लोगों ने क्या करा भाई, धड़ाधड़ इनकी गाड़ियां खूब खरीदी और एकदम सोल्ड आउट कर दिया। अब जब सोल्ड आउट हो गया, लोग खूब चला रहे थे। अब यहाँ पे इनके सामने दो प्रॉब्लम बड़ी निकल के आई। सबसे पहली आई केमिकल साइड में, चलिए उस पर पहले बात करते हैं। अब केमिकल साइड के अंदर क्या दो मेजर प्रॉब्लम थी। पहली, ये जो सोडियम एजाइड है, ये एक्सप्लोजन के बाद जो सोडियम मेटल बना रहा है नाइट्रोजन के साथ साथ, वो होता है टॉक्सिक इन नेचर, समझ गए। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, ह्यूमन लोगों को होती है दिक्कत, वो जहरीली गैस होती है। अब उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या उपाय बताया, एक काम करो, इसमें दो चीजें और मिला दो, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों मिलकर सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेंगी। इनके एब्जॉर्ब करने के बाद सोडियम वाला प्रॉब्लम खत्म। और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो केमिकल साइड में ये है। अब आपको इसको एक इंसिडेंट से बताता हूँ। टकाटा एक कंपनी थी, तो उसके एयर बैग्स 2018 में इस प्रॉब्लम से जूझे थे और पूरी कंपनी बर्बाद हो गई थी। वो क्या है कि जो सोडियम एजाइड है, ये क्या करती है ना, ये करती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, ये करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये एक्सप्लोड करता है, अगर मतलब थोड़ा बहुत लीकेज रह गया, ये होता है एकदम सील्ड पैक डब्बे में,
थोड़ा बहुत कहीं से लीकेज हो गया, मॉइस्चर गया, इसने एयर से तुरंत मॉइस्चर करा अब्जॉर्ब, उसके बाद जब एक्सप्लोजन हुआ एक्सीडेंट के दौरान, तो वो जो है मतलब अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका फाइबर होता है ना एयरबैग का, वो जाता है फट, और वही आपके मुंह पे लगता है, ड्राइवर के मुंह पे लगता है। उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें टाटा एयरबैग में कंपनी जो थी उनके एयरबैग्स में हुई थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए दो कदम उठाए। सबसे पहले साइंटिस्ट ने कहा इसमें कैल्शियम सल्फेट मिला दो। कैल्शियम सल्फेट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता। दूसरी चीज तो क्वालिटी चेक था, उसको इन्होंने बहुत क्वालिटी कंट्रोल को बहुत टाइट किया कि भाई कुछ भी हो जाए इसमें लीकेज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया केमिकल साइड पे डन। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो केमिकल एक्सप्लोजिव है वो सोडियम एजाइड की जगह गुआनिडाइन नाइट्रेट का यूज करने लगे, ताकि ये जो होता है ना ये लेस टॉक्सिक होता है पहली चीज, और इसका कंट्रोल एक्सप्लोजिव भी होता है, मतलब जो एक्सप्लोजन है वो बहुत कंट्रोल्ड होता है। अब सेकंड आते हैं, वो होता है सेंसर की तरफ का। अब जब मैंने आपको पहले बताया जो इनका गाड़ी जो इन्होंने सेंसर बनाया था, इनकी गाड़ी में जो सेंसर लगा था वो क्या था, बॉल इन अ ट्यूब। वो एक साइड पे मैग्नेट पे टिका होता था, और जब आप उसको जर्क मिलता था, एक्सीडेंट होता था, वो तुरंत जो बॉल है वो अगली तरफ मुंह करके सर्किट पूरा कर देती थी। लेकिन जब ये गाड़ियां जर्क मतलब गड्ढे में जाके इनको जर्क मिलने लगा, इसी पॉट होल्स में जाती थी, या वो बॉल आगे की तरफ चले जाए, या फिर एक्सीडेंट होने से पहले लोग बहुत हार्ड ब्रेक लगा देते, सडन स्टॉप कर देते, सडन स्टॉप करते थे, वो ब्रेक जो बॉल है वो आगे मूव कर जाती थी। तो ये सारी चीजें जब लोगों में आई तो वो एज अ फेल मतलब समझ आ गया कि ये भी सिस्टम जो है ये फेल हो रहा है। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, नए नए सेंसर जो है लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। और करंटली जो हम सेंसर यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं MEMS नाम का सेंसर, और ये जो है कैपेसिटेंस बेस्ड होता है ताकि ज्यादा एक्यूरेसी दे सके। अब जो नई टेक्नोलॉजी है एकदम उसमें मतलब आप जो वोल्वो है, मर्सिडीज है, जो क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ तो जीरो डेथ रेशियो है, लाइक अगर एक्सीडेंट हुआ तो एयरबैग जो है हमारा वो बचाएगा ही बचाएगा। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, ECU यूनिट इंस्टॉल करते हैं। ECU यूनिट जो है अब वो टायर की स्पीड सेंसर को भी रीड कर रहा है, वहां से भी डेटा उठा रहा है, ब्रेक की जो ब्रेकिंग स्पीड है उसको ब्रेकिंग प्रेशर को भी दे रहा है, उसका डेटा भी चेक करता है, और साथ साथ स्टीयरिंग व्हील देखता है, उसके साथ वो जो सीट ऑक्यूपेंसी सेंसर है वहां से भी डेटा ले रहा होता है, जो डोर्स हैं चारों उस पर भी प्रेशर सेंसर चेक कर रहा होता है, और इन सारे डेटा को वो कैलकुलेट करता है 2 मिलीसेकंड्स के अंदर। और आपको मैं बताता हूँ जो ऑक्यूपेंसी है वो किस लिए है कि भाई कितनी सीट में लोग बैठे हैं, कौन कौन से खोलने हैं, सबसे पहले एक चीज हो गई। और जो ब्रेक है ना, जो ब्रेक स्पीड से आ रहा है या व्हील स्पीड से आ रहा है, तो ब्रेकिंग सिस्टम से जो अटैच है वहां पे वो ये चेक करते हैं कि ये सडन ब्रेकिंग किस वजह से करी गई है, लाइक एक्सीडेंट हो गया या होने वाला है, समझ लो, उस चीज से सबसे पहले डेटा लेता है। और सबसे मेन जो बहुत ज्यादा लग्जरियस ब्रांड के अंदर आता है कि जो डोर्स में प्रेशर सेंसर दिए हुए हैं उसका। अब जब भी एक्सीडेंट होता है सारी चीजें में भी इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन जो डोर में जो सेंसर दिए हुए प्रेशर सेंसर, डोर में प्रेशर तभी चेंज होगा या जब तभी आएगा जब गाड़ी कहीं टकराएगी, और गाड़ी जैसे टकराई उसने तुरंत चेक कराया डोर जो है उसमें प्रेशर आ गया, और वो तुरंत 2 मिलीसेकंड के अंदर कैलकुलेट करके डेटा देता है। उसके डेटा देते ही तुरंत एयरबैग जो है वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और एयरबैग इन्फ्लेट हो जाता है। इसकी टाइमिंग बताता हूँ, 2 मिलीसेकंड के अंदर डेटा गया कैलकुलेट होकर, 30 मिलीसेकंड के अंदर जो एयरबैग है वो खुल जाता है, और 100 मिलीसेकंड के लिए खुला रहता है, रिमेन्स ओपन। अब आप कहोगे रिमेन्स ओपन मतलब क्या ये उसके बाद डिफ्लेट भी होता है? हाँ बिल्कुल। कैसे होता है अब आपको बताता हूँ। देखो अगर जैसे कि आपके सामने एयरबैग है, अब आप जब मोशन कर रहे हो ना तो अभी क्या होगा, उस एयरबैग में टकराने के बाद भी तो आप वापस आ सकते हो लाइक दिस, और आपके पास है इनर्शिया। अभी उसके पीछे 2 होल कर दिए जाते हैं, जब 2 होल कर दिए ना तो जैसे आप टकराए तो जो एयर है वो उसकी धीमे धीमे इन्फ्लेट हुई, और आपको उसने अपने साथ कांटेक्ट में रखा ताकि आपका जो इनर्शिया है उसको वो प्रॉपर्ली अपनी सरफेस में बांट सके, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और यहाँ पे आपने जो है पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया सक्सेसफुली, और आप जो है बच गए। अब हम इस पर बात करते हैं कि वो क्या 3 चीजें जिसकी वजह से ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? कुछ केसेस ऐसे आए थे कि लोग यार सीट बेल्ट नहीं लगाते थे। जब सीट बेल्ट नहीं लगाते थे और एक्सीडेंट हो गया, तो जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो जिस तरह की कैलकुलेशन करी गई है इसलिए कि एयरबैग जो है इतने सेकंड में खुले, उसके हिसाब से आप आगे होगे, सबसे पहले आपकी पोजीशन, और बहुत जल्दी आगे जाओगे। जब आप जल्दी आगे जाओगे तो इस बार वो बचाने की जगह वही प्रेशर से हिट करने वाला है आपको एयरबैग, और अब बाद में आप तो जो लड़ोगे वो लड़ोगे ही, उससे पहले जो आप हिट कर जाते हो वो कर जाते हो एयरबैग के प्रेशर से, और उसके बाद गाड़ी से आप अलग हिट करते हो। ये हो गया पहला पॉइंट। इसलिए आप जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें क्या होता है,
अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो फिर आपकी जो एयर बैग है वो खुलेगा ही नहीं, सीधा उसमें मेंशन होता है। सेकंड चीज़ क्या होती है, बहुत से लोगों को देखा होगा जो फ्रंट में पैसेंजर बैठा होता है एकदम फुल रोले के साथ पैर लगा के डैशबोर्ड में बैठा होता है एकदम चौड़े से, समझ रहे हो। उसको ये नहीं मालूम है कि वहां पे डैशबोर्ड के नीचे एयर बैग है लिखा होता है, मालूम भी होता है, लेकिन आदमी क्या सोचता है क्या ही हो जाएगा, सिटी में ही है। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है, मान लो मेजर एक्सीडेंट नहीं भी है, लेकिन एयर बैग जो अगर वो इन्फ्लेट होता है तो आप ये ऐसे केसेस हैं कि मसल्स जो है वो फट जाती है, मसल्स ब्रेकडाउन होती हैं, इतनी ज्यादा चोट आ जाती है उस प्रेशर से। अब तीसरी बारे में बात कर लें कि थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, कुछ लोगों को देखा होगा, मतलब बेसिकली इंडिया में ही देखा होगा कि हम लोग हर चीज के पीछे गार्ड लगा देते हैं। सबसे पहले कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, पन्नी नहीं उतारते हैं, पॉली बैग जो है वो लगा ही रहता है। उसके अलावा मोबाइल लेते हैं, कंपनी सोच के बनाती है ऐसे ऐसे हीट डेसिपेट हो जाएगी, बढ़िया मोटा कवर देख के लगाते हैं कि गिरे तो मोबाइल ना टूटे, बस समझ लो, पूरा हीट करता है। उसी तरह से कार जो लेते हैं, पहले एक तो पॉली बैग पॉलीथीन नहीं उतारना वो अलग चीज है, उसके अलावा बम्पर अलग लगा देते हैं आगे। अब तुम सेंसर वेंसर लगाने के लिए इंजीनियरिंग करते रहो, हमने कर ली अपनी सुरक्षा। अगर बम्पर लगा, गाड़ी नहीं टूटनी चाहिए, सर भले लड़ जाए, समझ लो। तो हुआ क्या कि बम्पर की वजह से सेंसर में रीड ही नहीं करा, इम्पैक्ट हुआ, और जब रीड नहीं करा इसीलिए बम्पर लगाना इलीगल है। अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हो और बम्पर है और पुलिस वाले का मन है तो आपका चालान अच्छे से काटेगा, समझ गए। तो ये थे ऑल अबाउट एयर बैग्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। अगला टॉपिक क्या जानना है, क्या पढ़ना है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।